चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्या कह रहा है ये वाला, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनके ने गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए x³ + 13x² 32x + 20 के गुणनखंड। देखिए भाई सारे के सारे गुणनखंड वाले आ रहे हैं। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा इसने, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। बच्चों जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमने गुणनखंड से संबंधित बहुत क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, और पिछले जब इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा इसी पेपर में कि कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें गुणनखंड हमने ज्ञात किया था और उसमें किया था ये नहीं था, मान लो ऐसा समझो आप, उसमें क्या था, इतना था, x की घात अधिकतम कितनी, 2 थी। ठीक है, तो वो क्या था, द्विघात बहुपद था। और उसको जब हमने हल करना हमने उसको सीखा था, अगर आपको ध्यान होगा। और तब मैंने आपको बताया था कि जब हमने वो क्वेश्चन हल किए थे तो मैंने उस समय आपको बताया था कि अभी हम द्विघात वाला कर रहे हैं और एक कंडीशन ऐसी आएगी आगे कि जब त्रिघात वाला क्वेश्चन हमारे सामने होगा, और उसको भी मैंने कहा हम अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन जो है इसका लेवल बेटा थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो जब हमारे पास x की घात कितनी है, देखो अधिकतम घात 3 है, तो इसका मतलब है इसके गुणनखंड भी कितने होंगे, 3 गुणनखंड होंगे इसके। ठीक है, तो अब इसको हल हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें ना पहला एक गुणनखंड हम पहले निकालेंगे। जब पहला गुणनखंड निकाल लेंगे तो उसके बाद 2 और निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ना x की घात 3 है तो 3 गुणनखंड निकलेंगे, है ना। तो चलिए अब क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम x का कुछ मान रखते हैं, x का क्या करते हैं, कोई भी मान रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है हम क्या रखें, मतलब x का हम 0 1 2 3 4 5 से कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्या करें, सेटिस्फाई मैंने जो इसको 0 बना दे। तो मैं शुरू करता हूँ, अगर मान लो मैं 1 से करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना 1 या मैं 0 से करता हूँ तो ये मेरी जो पूरी के पूरा जो मेरा बहुपद है ना, ये धनात्मक है। देखिए यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 रखता हूँ तो ये 0 तो नहीं आने वाला, देखा है ना। कुछ चीज़ें हमें कॉमन सेंस से लेनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक बार x की जगह -1 रखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x बराबर -1 रखने पर, ध्यान से समझना आप। ठीक है, देखते रहिए आप क्या करेंगे, एक बार ऋण 1 रखें। अगर ये 0 हो गया, क्या कहा मैंने, अगर ये बहुपद 0 हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो ऋण 2 रखेंगे, फिर नहीं होगा ऋण 3 रखेंगे। ये काम एक्चुअली हमारे रब पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे ऋण 1, ये घात आ जाएगी 3 + 13x² मैंने ऋण 1 का स्क्वायर प्लस 32 x की जगह आ जाएगा ऋण 1 + 20। ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो ये देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पे तुम्हें ये भी समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे -1 है ना, तो -1 × -1 जब 2 बार गुणा होता है तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, +1 होगा। क्या हो जाएगा, +1। लेकिन जब 3 बार होगा तो फिर -1 आएगा, तो प्लस माइनस का माइनस, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, तो जब भी घातें विषम हो ना, कोई ऋणात्मक संख्या और उसकी घात विषम है तो वो चिन्ह क्या आएगा, ऋण आएगा, हमेशा याद रखना, चिन्ह क्या आएगा, ऋण आएगा। और अगर घात सम संख्या है तो धन आएगा, तो यहाँ पे हमारे ऋण 1 ही बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ सम संख्या है तो 1 आ जाएगा, 13 कम 13। ठीक है, यहाँ 32 से कम 32 तो ऋण का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 20 आ जाएगा हमारा। ये प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को अलग जोड़ दो, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं। तो प्लस का 20 और 13 कितना हो जाएगा, प्लस का 33, प्लस का क्या हो जाएगा 33, और ऋण का 1 और ऋण का 32 क्या हो जाएगा, ऋण का 33। और देखो वाह, ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, समझ में आ गया। अर्थात हमारा क्या हो गया कि x -1 मतलब जो ऋण 1 है, ऋण 1 जो x का मान है, इस पर ये बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको इधर लाऊं, अर्थात ध्यान से देखिए, ठीक है, अर्थात अगर मैं -1 को इधर लाऊं तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है।
गुणनखंड है। समझ में आ गया। तो हमने इसका क्या कर दिया, एक गुणनखंड निकाल दिया। अब देखिए, अब मुझे इसके और गुणनखंड निकालने, उसके लिए क्या करना बेटा, हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है। और हम सीखेंगे, आज हम इसमें यही सीखेंगे कि बहुपदों का जो भाग होता है वो कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये x+1 है, क्या है, x+1, ये क्या भाग देगा इसमें, x³ + 13x² + 32x + 20, तो ये इसमें क्या देगा, भाग देगा। अब देखिए, हम भाग देना सीखेंगे इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, जब भी हम भाग देते हैं तो आपको पता है, देखिए, जोड़, घटाना, गुणा, तीन चीज़ें हम हमेशा ऐसे में करते हैं कि नहीं करते, जोड़ते ऐसे में, गुणा भी ऐसे में करते हैं, गुणा में, भाग भी ऐसे में, वो सॉरी घटाना भी ऐसे करते हैं। लेकिन एकमात्र भाग है जो हमारा कैसे चलता है, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे में चलता है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, देखिए बच्चों, हमारा टारगेट होगा, जो हमारा पहले x होगा ना, x को ख़त्म करना, x को फिनिश करना है हमें, x को यहाँ से निकालना है, मारना है, जो भी करना है हमें, x को यहाँ से गायब करना है, बस ये हमारा मकसद होगा, ठीक है। और करने वाला कौन होगा, यहाँ वाला, ठीक है। इससे मतलब नहीं, देखो +1 का कोई काम नहीं, +1 ये है कि इसके साथ है तो वो अपनी, ये समझो कि आप सेना लेके अंदर जाएगा, लेकिन मेन काम कौन करेगा, x करेगा, क्योंकि हमें x को मारना है। अब देखिए, अगर मैं इस x की बात करूँ, शुरुआत तो यहीं से होगी, है ना। तो अगर मुझे ये x की घात 3 को ख़त्म करना है, ध्यान से समझिए, अगर मुझे इस x की घात 3 को ख़त्म करना है बच्चों, तो मुझे यहाँ x में कितने और चाहिए, एक x तो है मेरे पास, x की घात 1 तो है, तो मुझे और कितने चाहिए, x की घात 2, कितनी चाहिए मुझे, x की घात 2, है ना, क्योंकि मुझे पता है गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो जब x और x गुणा करेंगे तो 1 और 2, घातें कितनी हो जाएगी, 3, तो हो रहा है x की घात 3, तो हम इसका गुणा करेंगे। देखिए, तो x की घात 2 और x की घात 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा। तो भाई अब इसके साथ ये भी चिपका हुआ है, तो इसके साथ भी ये गुणा करेंगे, तो x² = x², समझ में आ गया। एक तो सेम ही रहेगा, धन का धन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे, ब्रैकेट लगाइए, क्या करिए, ब्रैकेट लगाना है, और ऋण का चिन्ह, ऋण क्या है, ये भाग में घटाते हैं ना, इसलिए, तो ये क्या कर देगा, कट गया ना, यही तो मेरा मकसद था, सिंपल है। अब हाँ, ये ऋण भी तो अंदर आया होगा ना, ये ऋण यहाँ भी आया, तो प्लस माइनस का माइनस, ऋण, ये भी ऋण हो गया, यहाँ ये भी प्लस था, तो ये भी क्या हो गया, ऋण हो गया। तो 12x² में से 1x² क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा, सॉरी 13 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 12x²। अब चूंकि मेरे पास यहाँ 2 पद है, जो मेरा भाजक है ना, उसके पास 2 पद है, तो ये अकेला नहीं रहेगा, ये भी अपने साथ एक पद निकालेगा, ये कितना बन जाएगा, 32x, ठीक है। अब दूसरा काम होगा मेरा, इसको ख़त्म करना, ध्यान से समझो, इसको ख़त्म करना। अब ये क्या करेगा, पहले ये देखेगा कि भाई इसके पास x कितना है, 1 है, अब यहाँ 2 है, तो इसको कितना चाहिए, 1x चाहिए, इसका मतलब इसको x² चाहिए, समझ में आ गया। लेकिन उसके साथ 12, यहाँ कुछ नहीं है, तो उसको कितना चाहिए, 12 भी चाहिए साथ में, ठीक है। तो चिन्ह वही आता जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस का है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, +12x, क्या आ जाएगा, 12x। अब देखिए 12, मान लो यहाँ पे 1 होगा, जहाँ पे कुछ नहीं हुआ वहाँ पे 1 होता है, तो 12 एकम 12, और x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात 1 और x की घात 1 कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। यहाँ x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, और 1 कितनी होगी, 2 होगी। अब 12x इसमें भी तो गुणा करेगा, तो 12x एकम 12x, ये प्लस ऐसे रहेगा, कोष्टक लगा दो, बाहर से माइनस का चिन्ह, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस का है ना, क्योंकि अंदर आएगा ना गुणा करने के लिए, जब ब्रैकेट ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो देखिए 12x² से भी ये कट गया, ठीक है। ये माइनस होगा तो 32 में से 12 जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा, 20x बचेगा। अब ये नीचे आके कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। x है मेरे पास, कितना है, x, तो इसको करने के लिए मुझे सिर्फ 20 चाहिए, कितना चाहिए, 20, और क्या चाहिए, जो धन का, यहाँ पे धन है तो इसलिए क्या चाहिए, यहाँ पे धन का 20 चाहिए, धन का 20 आ गया। तो 20x एकम 20x और 20 एकम 20, तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये खत्म हो गया, ठीक है। कट गया कि नहीं कटा। तो जब मैंने भाग दिया तो भाग दे के मेरे पास बचा क्या, x² + 12x + 20, ये बचा, ठीक है।
और अब आपको ध्यान होगा इसको भी अब गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने के लिए मेरा टारगेट क्या होता है, ये है, ये मेरा टारगेट है। इस टारगेट को मुझे क्या करना है, ख़त्म करना है। किसकी सहायता से करना है, इन दोनों की सहायता से करना है। तो पहले इन दोनों का गुणा करो, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा बेटा, 20 ही कम 20। 20 के क्या करूँगा मैं, सारे गुणनखंड लिख दूंगा। कहाँ से शुरू करूँगा, 1 से 20 ही कम 20। 2 का 2 देखूंगा मैं, 10 2 10 अंकी 20, ठीक है। 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है भाई, कितनी बार जाता है, 5 बार, 4 5 20, फिर 5 को 20 वही आ जाता है, फिर 10 दूनी में ये 3 गुणनखंड है, ठीक है। इन 3 गुणनखंडों में से ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसको जोड़ के और घटा के 12 आ रहा हो। देखो इससे तो नहीं आ रहा, इससे आ रहा, इन दोनों को जोड़ के आ रहा कि नहीं आ रहा, इनसे भी नहीं आ रहा होगा, देख लो आप, इनसे नहीं आ रहा, इससे आ रहा, 10 और 2 12। तो देखिए मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर लिखूँगा प्लस यहाँ मैं लिख दूँगा 10 धन 2 और बाहर से x प्लस 20। समझ में आ गया, ये तो प्लस वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें एक्स को अंदर ले जाओ, प्लस कोष्टक लगाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये धन वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा बेटा 10x धन 2x प्लस 20। देखिए 10x 2x 12x हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फिर क्या बनते थे हमारे, 2 जोड़े, 1 जोड़े ये बनेगा, 1 जोड़ा ये बनेगा, ठीक है। यहाँ से मैं देखूंगा क्या बाहर आ रहा है, तो यहाँ भाई x यहाँ है और यहाँ है और कुछ नहीं है, तो यहाँ से मैंने x निकाल दिया। तो यहाँ से जब 1x चला गया तो बचेगा 1x, ठीक है, प्लस यहाँ का x बाहर चला गया तो बचेगा कितना, 10। क्लियर है। यहाँ मैं देखूंगा तो यहाँ जो 20 है ये मेरा कैसे बन रखा है, 10 दूनी 20, 2 मेरे यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ मेरे बाहर कितना आएगा 2। तो यहाँ से बचेगा बेटा मेरा x, यहाँ बचेगा मेरा 10, ठीक है। तो यहाँ x प्लस 10 यहाँ भी है, x प्लस 10 यहाँ भी है, तो x प्लस 10 मेरा बाहर आ जाएगा, सॉरी ये, ठीक है। यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस 2, ठीक है। तो 2 गुणनखंड ये आ गए और पहला गुणनखंड हम यहाँ पे निकाल चुके थे। तो इस प्रकार इसके जो गुणनखंड हुए, इसके जो टोटल गुणनखंड हुए वो क्या क्या हुए, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10, और यही मेरा क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पर मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और यहाँ पे भी मैंने पूरी मेहनत की है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा बच्चों, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम इसका 29वां करेंगे। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो सम मने समान, द्वि मने दो, बाहु मने भुजाएं, समान है दो भुजाएं जिसकी, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, भुजा भी ए बिंदु D तक बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, तो दिखाइए कि BCD एक समकोण त्रिभुज है। देखिए इसका जो भी है इसमें जो लिखा हुआ है ना, हम ये चित्र से ही समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से एक एक करके देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ तक इसको एक त्रिभुज बनाते हैं समद्विबाहु। क्वेश्चन नंबर है ये 29, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं हम, ठीक है, कोशिश करते हैं इस प्रकार से। अब जैसा भी होगा अब आप देख लेना फिर, ठीक है ना। ये है मान लो A, ये है B और ये है C, ठीक है। ABC हमने बना दिया, मान लो ये वाले भी क्या है इनकी समान है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये भी हो गया। ये कह रहा है कि AB बराबर AC, ठीक है भाई, AB बराबर क्या है, AC है। ये भी यहाँ तक हम पहुँच गए। इसने कहा कि भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाई गई है, BA को, ठीक है, इस BA को क्या कर देते हैं हम, आगे बढ़ा देते हैं यहाँ तक, कहाँ तक, D तक। कहाँ बोला इसने, D तक बढ़ा दिया इसने, ठीक है, D तक बढ़ाई गई है। और AD बराबर AB है। ध्यान से देखो, ये जो AD है ये बराबर है बल AB की। अच्छा ये और ये, ठीक है ठीक है ठीक है, जो AB है ये इसके बराबर है, ठीक है। अब हम इसको मिला देते हैं यहाँ, ठीक है, ये मिल गई। अब ये कह रहा है कि जो ये कोण है ना बेटा BCD, ये वाला कोण BCD, तो BCD कौन सा है, ये है BCD। अच्छा इस कोण के लिए कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो कोण है ये क्या है, समकोण है। क्या है ये, समकोण। समकोण मैंने 90 अंश का है। अच्छा जी चलिए इसमें करते हैं। देखिए
मैं पहले एक चीज़ बता दूं, भाषा पे ध्यान ना दें कृपया करके। भाषा में फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए जो हम कर रहे हैं। भाषा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भाषा चल जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए दिया है, देखिए बेटे दिया है, दिया है, इसी को उतार देते हैं जो इसने दे रखा। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये भुजा जो AB है वो बराबर है AC के, तथा क्या करता है, जो भुजा BA है, क्या है, भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाई गई है, जिससे क्या हो जाता है, क्या हो गया हमारा, कि जो AD है वो बराबर हो गया है AB के। ये सब दिया है, ठीक है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि जो कोण BCD है वो समकोण में 90 अंश है। सीधी सी बात है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो BCD ये वाला कोण है पूरे के पूरे त्रिभुज में बड़ा वाला जो है वो 90 अंश का है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए भाई देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में, देखिए बेटा त्रिभुज ABC में, चूँकि क्या दिया है त्रिभुज ABC में बेटा, जो AB है वो बराबर है AC के, जो भुजा AB है ना वो AC के बराबर है। तो क्या होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, याद रखना, अगर कोई क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, ये सब के लिए लागू होता है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसकी जो भुजाएं समान है, ठीक है, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके बारे में बात करेंगे कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उन समान भुजाओं के सम्मुख कोण बेटा क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अगर AB बराबर AC है तो कोण B कोण C के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण B बराबर कोण C, ठीक, समझ में आ गया। क्या लिखूँगा मैं, कि इस वाले त्रिभुज में क्या हो रहा है, कोण B जो है कोण C के बराबर है, ठीक है। अब इसी अतः एवं सॉरी हाँ, चूँकि ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दिया है, देखिए हमारे पास क्या इसने क्या दिया है, इसने क्या दे रखा बेटा, कि जो ये AB है ना, मतलब AD के बराबर दिया था ना इसने, कि AD बराबर क्या है AB के, कि जो AD है वो बराबर है AB के, AD क्या है AB के बराबर है। भाई जब AD, और ये क्या कह रहे हैं कि AB AC के बराबर है, तो क्या हो गया, यहाँ से जो AB है, जो ये AB है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कौन से, तो क्या हो जाएगा, जो AD होगा वो बराबर हो जाएगा AC के। समझ में आ रहा, ये कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, फिर कह रहे हैं कि ये दोनों भी बराबर है। भाई जब ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए कि नहीं हुए, है ना। तो ये दोनों भी क्या हो गए, मतलब AC बराबर जो होगा AD के होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो मेरा त्रिभुज है कौन सा वाला, ये वाला ACD, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर, त्रिभुज ACD में बेटा क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ गई तो ये वाला कोण वो वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। उसको जैसे इस कोण को मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ACD, क्या बोल सकता हूँ मैं, ACD पूरा लिखना पड़ेगा भाई, कोण क्या लिखना पड़ेगा पूरा, ACD बराबर होगा, देख रहे हैं आप, ACD बराबर होगा ADC के, बराबर होगा कोण ADC के,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ना इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा। जो ऊपर वाला कोण लिखा था मैंने, कोण भी कोण इसमें नहीं होगा, इसमें बहुत डिटेल में काम होगा बेटा। ये थोड़ा ना इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, बड़ा। तो जो बी वाला कोण है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी। क्या लिखूँ मैं, बी वाले कोण को क्या लिखता हूँ मैं, जो बी वाला है उसको लिख सकता हूँ मैं कोण ए बी सी। समझ रहे हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ना, मैं जल्दी कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी सी। तो जो कोण ए बी सी होगा वो बराबर होगा किसके, ए सी बी के। ये तो है कोण सी, तो इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ कोण ए सी बी के। ठीक है, इसको बल्कि समीकरण नंबर 1 मान लो, और जो मैंने अभी निकाला इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और दोनों समीकरणों को क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दायां देखिए, बायां पक्ष बाईं तरफ जुड़ेगा, दायां पक्ष दाईं तरफ जुड़ेगा। देखिए ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी प्लस प्लस ए सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी, सॉरी प्लस 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 ए डी सी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर था हमारा, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जैसे ये वाला है ना, ये वाला समीकरण, इसको हमने इधर का ऐसे में लिखना था। जैसे ना, अब देखिए ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती है इसमें ना, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये चीज़ गड़बड़ करते। देखिए इसमें क्या लिख सकता था मैं, कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी डी। ठीक है, ये आना था समीकरण नंबर 2। समझ में आ रहा, मैंने इसको इधर लिखना था और इसको इधर लिखना था। इससे क्या हो रहा है अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखना था, कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी डी। ठीक है, अब जब मैं इसको जोड़ता हूँ, ठीक है, अब मैं इनको जोड़ता हूँ, ध्यान से देखिए आप है। तो मान लो मैं ये जो मैं लाइन है इसको मैं काट रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा ठीक है, ये क्या है, कोण ए बी सी मेरा ठीक जुड़ रहा है। प्लस जो ये ए सी डी था ना, ये वाला उधर की तरफ होना था, पहले यहाँ आना था क्या, कोण ए डी सी। ठीक है, कौन सा वाला, ए डी सी। ठीक है, बराबर, अब ये तो ए सी बी तो ठीक है, कोण ए सी बी ये तो ठीक है, लेकिन उधर की तरफ क्या चले जाएगा, कोण ए सी डी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, मतलब इतनी सी बात का क्या है, इधर का उधर, उधर से क्या फर्क। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि अगर आप इन ध्यान से देखो, ये जो कोण है ना, ये जो कोण है ए सी बी और ए सी डी, क्या बोला मैंने, ए सी बी और ए सी डी, एक्चुअली जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये बने तो एक ही जगह पे है ना, समझ रहे हो, है ना। ये वाला जो ए सी बी और ए सी डी, ठीक है। अब क्योंकि ये जो, जब ये एक मैं इधर की तरफ गिन रहा हूँ, एक इधर, जब इनको जोड़ देंगे ना तो क्या बन जाएगा, ये बी सी डी, क्या बन जाएगा, बी सी डी। ये है मेन कहानी। तो ये जो दोनों कोण मिलके क्या बना देंगे बेटा, ये बना देंगे कोण बी सी डी। और ये हमारा हो गया कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर कोण बी सी डी। ठीक है, अब जो कोण ए बी सी है, ये मेरा बी वाला कोण है, मैंने ए से गिना हुआ, क्यों मैं इसको डी से नहीं गिन सकता भाई, ए बी सी बोलो इसको, चाहे डी बी सी बोलो। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ कोण ए बी सी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण डी बी सी। ठीक है, और इसी प्रकार जो ए डी सी है, कौन सा वाला है, ए डी सी, ए डी सी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी सी। तो क्या लिख सकता हूँ, कोण ए डी सी बराबर मैं लिख सकता हूँ कोण बी डी सी। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये मान लो ये समीकरण 3 है, तो यहाँ मैं इनका मान रख सकता हूँ। तो ए बी सी को मैं लिख दूंगा कोण डी बी सी प्लस कोण, इसकी जगह ये लिख दूंगा मैं बी डी सी बराबर कोण बी सी डी। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए, अब मैं जो बड़ा वाला त्रिभुज था, मैंने त्रिभुज बी
सी डी में जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है मेरा, कौन सा वाला, ये बी सी डी, इस पूरे के पूरे त्रिभुज में मैं क्या कहूँगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। ठीक है, तो सारे कोण क्या क्या है उसमें, एक कोण है उसमें सबसे पहले है कोण डी बी सी, दूसरा है कोण डी बी सी है, फिर है कोण बी डी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर हम देखें, मान लो इसको चौथा ही मान लो चाहिए, ये जो समीकरण है इसके हिसाब से ये इन दोनों के क्या है, बराबर है भाई, डी बी सी प्लस बी डी सी बराबर किसके बराबर है, बी सी डी। तो इन जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 4 से, तो इनकी जगह मैं लिख दूंगा कोण बी सी डी, यहाँ भी कितना आ जाएगा, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 180, बी सी डी कितना हो जाएगा, कोण 2 बी सी डी बराबर 180, और कोण बी सी डी बराबर 180, ये देखिए सॉरी 180/2, तो कोण बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने देखा इतने से ही काम खराब हो गया था, यहाँ से यहाँ ना लिखने पे ही हमारा क्या हो गया था, क्वेश्चन फंस रहा था। तो देखा आपने, तो चलिए कर दिया हमने इस क्वेश्चन को भी। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आ गए हम इसके लास्ट क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, हर का परमीकरण कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हर का परमीकरण हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें हम इसका तरीका दूसरा है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। 30वां क्वेश्चन है ये पहला, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, 1/√5 प्लस √2 ये है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि हर का परमीकरण कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि हर को परमेय बनाए, अंश से मतलब नहीं है, हर को परमेय बनाए। तो सीधी सी बात है कि हमारा टारगेट कहाँ है, हर पे। कहाँ है हमारा टारगेट, हर पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हर देखेंगे बच्चों। तो अगर मैं इसका हर देख रहा हूँ तो इसके हर में दोनों जगह क्या है, रूट है। अब मैंने क्या बोलता कि जो इसका हर होगा ना, उसी का इस पूरी परमेय संख्या में उसका गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जो हर है उसी का गुणा कर दो। तो ठीक है भाई, तो यहाँ √5 है भाई और √2 है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, √5 है और √2 है। इसका मैंने क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम बोलोगे कि सर ने ये क्यों छोड़ रहे हो, ये इसलिए बेटा कि यही है जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है। बस ये समझ गए तो सब समझ गए। ठीक है, इसमें क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्लस माइनस नहीं था, ओनली √2 था। अगर आपको ध्यान होगा इसी पेपर में 1/√2 था शायद। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, √2 का ऊपर भी गुणा किया था, √2 का नीचे भी किया था। लेकिन यहाँ पे साइन भी आ गया, चिन्ह भी आ गया, तो चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, हमेशा इसमें बदल जाता है। बस इतना याद रखना, आएगा सेम। देखिए √5 √2 अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया, दोनों जगह बदल गया। दोनों जगह क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। बस इतना याद रखना आपने, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये क्वेश्चन तुम चुटकियों में हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया गुणा। अब देखिए अंश का गुणा अंश में करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें करेंगे तो उतनी ही बार जाएगा जितना वो खुद है। तो √5 माइनस √2 है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखिए √5 माइनस √2, सॉरी ये तो प्लस वाला है ना पहले, फिर ये आ जाएगा √5 माइनस √2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे वही आ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a + b × a - b। ठीक है, तो मैं पहले सूत्र लिखूँगा, चूँकि a + b × a - b बराबर होता है बेटा a² - b²। सारा काम हर में होगा, याद रखना। अंश ऐसे रहेगा √5 माइनस √2, अंश में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हर में ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो a + b a - b, और यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गया कि यहाँ क्या है मेरे पास, a बराबर कितना है √5 और b बराबर कितना है √2 है, तो रख दो। तो a² क्या आ जाएगा यहाँ पे, a² का मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस b² माने √2 का स्क्वायर। तो ये √2 को काट देगा, ये √2 को काट देगा। ठीक है,
अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लास्ट क्वेश्चन है, अब तो शायद समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट देगा तो ये बचेगा 5, ये उसको काट देगा तो बचेगा 2, और इसके बाद बेटा हमारा हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 3 गया, तो सॉरी 5 में से 2 गया 3, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखिए जल्दी से। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, देखिए 1 अपॉन √7 माइनस 2। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्या करना है, दोनों जगह गुणा करना है। √7 माइनस का क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे हो जाएगा ये 7 प्लस, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा इधर, ये इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, और ये हो जाएगा √7 माइनस 2 √7 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये भी यही लगेगा, इसमें भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्चुअली जो ये भी क्वेश्चन है ना बच्चों, ये भी गलत छपा हुआ है। ठीक है ना, इसमें जो रूट था ना ये 7 के तक है, यहाँ तक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दे, आप खुद बुक में देख लेना, ये जो क्वेश्चन है ये गलत छपा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर से लिख रहा हूँ मैं, √7 प्लस 2 इतना होगा, ये यहाँ हो जाएगा √7 माइनस 2, और इधर होगा √7 प्लस 2, फिर यहाँ सूत्र लगेगा वही वाला है ना, वो आप लिख लेना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 प्लस 2, इसका स्क्वायर से ये कट जाएगा, हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गया 3, और ये क्या है आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्लास 9th का कंप्लीट कर दिया है ये पेपर।